आज से हम इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहले मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। हिमाली, कुछ डाउट है आपको? आप सारे लोग प्लीज अपने ऑडियो को म्यूट रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री बिफोर बजट इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता है। से बजट 1 फरवरी को है, तो 31 जनवरी 30 जनवरी को फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता है। इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम के अंदर है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के अंदर सजेशन होता है कौन से सेक्टर में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, टैक्सेशन में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रेड में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। वॉल्यूम 2 होता है दैट इज स्टेट ऑफ इकोनॉमी। सो ब्रॉडली अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो वॉल्यूम 1 मेन से स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें सजेशन होता है, एंड वॉल्यूम 2 प्रीलिम से स्पेसिफिक है ना। वॉल्यूम 2 को कैसे पढ़ना है? सबसे पहले इकोनॉमी के कंसेप्ट है उसको आप ब्रश अप कर लो इकोनॉमी के टेक्स्ट बुक से, बी इट एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना स्टार्ट करो, चैप्टर बाय चैप्टर लो। चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट आता है, व्हाटएवर इकोनॉमिक टर्म आता है, उसका डेफिनेशन समझो और डिफरेंट टर्म्स के बीच में रिलेशन को समझो। सेकेंड, इकोनॉमिक सर्वे इज अबाउट नंबर्स। सो नंबर्स को रिलेट करो, इंक्रीज क्या डिपिक्ट कर रहा है, डिक्रीज क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो हम पूरे इकोनॉमिक सर्वे में क्या देखेंगे कि जहां पे भी इकोनॉमिक टर्म आया है उसको डिफाइन करेंगे, एंड नंबर 2 उस नंबर्स को हम समझने का ट्राई करेंगे, नंबर्स इंडिकेट क्या कर रहा है। सो वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है? दिस इज इंडिया। इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको हम डोमेस्टिक सेक्टर कहते हैं। इंडिया के बाहर जो इकोनॉमी हो रहा है उसको एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी? दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर, पहले बेसिक्स को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू इकोनॉमिक सर्वे। व्हाट इज ओपन इकोनॉमी? 2 टाइप का इकोनॉमी होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सो इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास 2 टाइप का अकाउंट है, वन इज करेंट अकाउंट, अनदर इज कैपिटल अकाउंट। देन एक्सचेंज रेट क्या होता है? सो एक्सचेंज रेट में नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, रियल एक्सचेंज रेट है, फिर 2 कंसेप्ट है, नीड और रीड कंसेप्ट है। देन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। देन फॉरेक्स रिजर्व क्या है? फॉरेक्स शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है इंडिया के पास और कौन से कंपोनेंट है उसमें, किस कंट्री के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। देन करेंसी डिप्रिशिएट होता है, करेंसी का वैल्यू फॉल होता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? आगे हमने देखा था करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? व्हेन इनकमिंग मनी इज लेस देन आउटगोइंग मनी। इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में रोल क्या है? कौन से कंट्री के साथ कौन से कमोडिटीज में हम मैक्सिमम ट्रेड करते हैं। जब भी इंडिया का किसी कंट्री के साथ वर्ल्ड ट्रेड देखना है तो उसमें देखना कि हमारा उस कंट्री के साथ ट्रेड सरप्लस है या हमारा उस कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट है, उसको देखना। इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ के बीच में क्या रिलेशन है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ बॉक्सेस होते हैं जहां पे किसी इशू को वो एनालिसिस करते हैं। तो इस चैप्टर में 2 बॉक्स इंपॉर्टेंट था। एक था बॉक्स 1 दैट इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड बॉक्स 4 एक्सटर्नल डेब्ट। बॉक्स 2 भी था बांग्लादेश को लेके, बट वो मेरे को नहीं लगा उतना इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई उसको मैंने स्किप कर दिया। सो बॉक्स 4 एक्सटर्नल डेब्ट। गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है इन रिसेंट टाइम में? गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया टू बूस्ट एक्सपोर्ट,
देन ऑब्जर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 3, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है एक्सटर्नल सेक्टर को लेके। एंड लास्ट इसके रिलेटेड एक हैंडआउट मैं आपको दूंगा जहां पे सेट ऑफ क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो फर्स्ट हम देखते हैं ओपन इकोनॉमी क्या होता है। से नॉर्थ कोरिया, ये एग्जाम्पल है क्लोज्ड इकोनॉमी का। नॉर्थ कोरिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिनिमम करता है या तो नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया सिलेक्टिवली वर्ल्ड के 30-40 कंट्री के साथ ट्रेडिंग करता है और रेस्ट ऑफ द कंट्री को उसने ब्लैकआउट कर दिया है, उनके साथ वो ट्रेडिंग नहीं करता। नॉर्थ कोरिया अपने डिप्लोमेट को भी दूसरे कंट्री में सेंड नहीं करता। नॉर्थ कोरिया दूसरे कंट्री में एसेट भी परचेज नहीं करता। कोई भी नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करता और नाइदर नॉर्थ कोरियन दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। सो नॉर्थ कोरिया का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ कम है, मिनिमम है, तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। सो क्लोज्ड इकोनॉमी ड्यू टू पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री, due to economic instability of country, due to rules and regulation of country. तो closed system, there is a limited interaction of that country with world. Open economy, country का दूसरे country के साथ बहुत ही lucid, बहुत ही unhindered way में उस country के साथ relation occur होता है। इंडिया एग्जाम्पल है ओपन इकोनॉमी का। इंडियंस दूसरे कंट्री में जाके एजुकेशन डिराइव करते हैं। इंडियंस अपने गुड्स को दूसरे कंट्री में सेल कर सकते हैं। वी कैन परचेज गुड्स ब्रांड्स फ्रॉम अदर कंट्री। इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडियंस दूसरे कंट्री में जाके वर्क कर सकते हैं। तो ओपन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ मैन, मनी, इन्वेस्टमेंट, गुड्स एक्सेट्रा। ओपन इकोनॉमी का 3 एस्पेक्ट होता है। एक होता है प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज। अब प्रोडक्ट मार्केट क्या कहता है कि से मैं अभी एक क्रोमा के शोरूम में जाता हूँ, वहां पे टाटा का कोई प्रोडक्ट है और वहां पे से प्रोडक्ट है पैनासोनिक का। तो पैनासोनिक तो जापानीज कंपनी है, टाटा इंडियन कंपनी है। तो कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो चूज कर सकता है कि वेदर टू परचेज मटेरियल विच इज मेड इन जापान, वेदर टू परचेज मटेरियल विच इज मेड इन इंडिया और विच इज मेड इन अमेरिका। सो कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। जब मैं प्रोडक्ट यहाँ पे कहता हूँ तो प्रोडक्ट का मतलब गुड्स है, प्रोडक्ट का मतलब सर्विसेज है। से अभी मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मुझे रॉ मटेरियल के लिए ग्लास चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए रबर चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए मेटल चाहिए। वो मैं इंडिया से सोर्स कर सकता हूँ या किसी और कंट्री से सोर्स कर सकता हूँ। तो कंज्यूमर और फर्म दे कैन चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन कंपिटिटिवनेस ऑफ गुड। गुड का क्वालिटी कितना अच्छा है, गुड का प्राइस कितना बेटर है, उस हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। जैसे अभी के मैं एग्जांपल में बताऊं, आपको वैक्सीनेशन लेना है कोरोना वायरस का, तो यू कैन चूज बिटवीन स्पुतनिक जो मेड इन रशिया है और बिटवीन भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है जो मेड इन इंडिया है। दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट लिंकेजेस है। से मेरे पास 1 करोड़ रुपीस है, उसको मैं इंडिया के किसी एसेट में इन्वेस्ट करूंगा। से इंडिया में मैंने लैंड परचेज कर लिया, इंडिया में गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेज कर लिया, या फिर इंडिया में कोई भी एसेट मैं इन्वेस्ट करता हूं, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यूएस के एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। जहां पे मुझे ज्यादा गेन होगा वहां पे इन्वेस्ट करूंगा। सपोज करो इंडिया में मुझे गेन हो रहा है 8% का, यूएस में मुझे गेन हो रहा है 12% का, तो मैं यूएस में इन्वेस्ट करूंगा। तो फाइनेंशियल मार्केट लिंकेजेस, इन्वेस्टर दोस हु हैव मनी कैन चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट जहां पे उनको मैक्सिमम गेन होता है। उसके बाद फैक्टर मार्केट लिंकेजेस होता है। फैक्टर क्या होता है? वी हैव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लाइक मैन है, मशीन है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। से अभी मुझे जॉब करना है, मैं इंडिया में जॉब कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग 20,000 रुपीज सैलरी पर मंथ। मैं यूएई में जाके वर्क कर रहा हूं, आई एम गेटिंग 30,000 रुपीज सैलरी पर मंथ। इंडियन इक्विवेलेंट में ट्रांसफर इसको कन्वर्ट करें तो यूएस में वर्क कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग से 50,000 रुपीज पर मंथ। तो मैं यूएस में जाके वर्क करूंगा
तो वर्कर फ्री है चूज करने के लिए कि वो कहाँ पे भी जाके वर्क कर सकता है जहां पे उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा, क्योंकि वर्कर वो भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। से मेरी एक कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाइना में मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया में डाल रहा हूं तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है या मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अपने कंपनी को चाइना में शिफ्ट कर दूंगा। तो फैक्टर मार्केट लिंकेजेस कहता है कि फर्म कंपनीज कैन चूज वेयर टू लोकेट प्रोडक्शन, जहां पे उनको प्रॉफिट हो रहा है, एंड वर्कर चूज वेयर टू वर्क। सो ओपन इकोनॉमी में तीन उसके कंपोनेंट है। वी कैन चूज बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट, we can invest money wherever we like, and factor of production, उसको जहां चाहे तब वहां हम लोकेट कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन इकोनॉमी। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टर्म होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है, से इंडिया दूसरे कंट्री के साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेक्शन क्या है। से दिस इज इंडिया, इंडिया कितना ट्रेड करता है, तो ट्रेड मींस इंडिया कितना अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा एंड कितना इंपोर्ट करेगा। दूसरा, कोई इंडियन यूएई में अभी वर्क कर रहा है, वहां से जो भी उसके सैलरी का अर्निंग हो रहा है वो इंडिया में ट्रांसफर कर रहा है। कोई और कंट्री इंडिया को ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है। सो व्हाट इज इंडिया इकोनॉमिक इंटरेक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेट ऑफ अकाउंट दैट समराइज कंट्री ट्रांजेक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांजेक्शन मल्टीपल वे में होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो अकाउंट में डिवाइड करते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। जब करेंट अकाउंट टर्म आता है तो कंफ्यूज मत होना, करेंट अकाउंट दो जगह पे वर्ड यूज करते हैं, एक बैंकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। से आपने जो भी मनी को सेव किया उस मनी को आपको बैंक में डालना है, तो यू हैव टू ओपन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में से आपने 10,000 रुपीज डाला एंड 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। से आपका कोई बिजनेस है, से ग्रोसरी शॉप है, पूरे दिन में जितना भी मनी कलेक्ट हुआ उसको आपको बैंक अकाउंट में डालना है, सो दैट घर में मनी सेफ नहीं है, तो उसको कहते हैं करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट बिजनेसमैन, ट्रेडर यूज करते हैं, अपने सरप्लस मनी को बैंक में वो डिपॉजिट करते हैं, उस पर उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। अभी कोई कोई बैंक है जो इंटरेस्ट देती है। तो बैंकिंग में करंट अकाउंट में से अकाउंट होल्डेड बाय बिजनेसमैन। यहाँ पे करंट अकाउंट का मतलब होता है विजिबल कंपोनेंट। विजिबल कंपोनेंट क्या है, किसी गुड्स को, सर्विसेज को आप सेल कर रहे हैं। और इनविजिबल कंपोनेंट क्या है, किसी कंट्री से ग्रांट आ रहा है, किसी कंट्री से रेमिटेंस आ रहा है, तो वो इनविजिबल कंपोनेंट है। तो करंट अकाउंट मींस whatever is India interaction with rest of the world, जहां पे कोई एसेट इन्वॉल्व नहीं है। एसेट कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ये एसेट क्या है मैं आगे आपको बताता हूं। फर्स्ट, जब हम किसी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, किसी गुड्स को हम कंट्री दूसरे कंट्री में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट मींस बाइंग ऑफ गुड, एक्सपोर्ट मींस सेलिंग ऑफ गुड्स। तो से इंडिया ने एक एसी एक्सपोर्ट किया और उस पे 30,000 हमें मनी मिला, क्योंकि जो एसी परचेज करेगा तो दैट पर्सन हैज टू प्रोवाइड मनी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है ट्रांसफर पेमेंट। कल आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, यूएस ने कुछ एड इंडिया में उन्होंने भेजा है, तो उसको यूएस की एक एजेंसी है, उसका नाम है यूएस एड। तो उन्होंने फ्लाइट में कुछ एड इंडिया में भेजा है, लाइक ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, देन उसके बाद पीपीई किट है, शायद और भी कुछ है, मेरे को नहीं पता। तो जब कोई कंट्री एड देता है या फिर कोई सब्सिडी देता है, से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर यूएस में कोई कंपनी स्टैब्लिश करना है तो यूएस उसको 30% सब्सिडी देगी, या यूएस की किसी कंपनी को इंडिया में कमीशन करना है अपने प्लांट को, तो इंडिया उसको से 20% सब्सिडी देगी। तो एड, सब्सिडी और ग्रांट। ग्रांट मींस हम किसी को मनी देते हैं और फिर वो मनी को रिटर्न नहीं करता है। लाइक आप अपने पेरेंट के पास जाते हैं और पेरेंट को कहते हैं कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए, तो आपके पेरेंट ने आपको पॉकेट मनी दे दिया, तो दैट इज ग्रांट।
लेकिन आपके पेरेंट ने कहा कि ठीक है मैं तुमको 100 रुपीज पॉकेट मनी दूंगा, एक काम करो ये घर को ठीक से साफ कर लो, तो वो फिर ग्रांट नहीं हुआ, वो वेज हो गया, बिकॉज योर पेरेंट इज गिविंग यू मनी और आप क्या कर रहे हो उसके बिहाफ पे वहां पे लेबर कर रहे हो, यू आर वर्किंग समथिंग। तो ग्रांट दैट इज नॉट रिटर्नेबल कंपोनेंट, ये आउट ऑफ काइंडनेस दिया जाता है, हिंदी में कहें तो ये दान होता है, दिया जाता है। तो ट्रांसफर पेमेंट दैट इज एड, सब्सिडी एंड ग्रांट। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, से टाटा का कोई कंपनी है साउथ अफ्रीका में और उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो टाटा तो इंडियन बेस्ड कंपनी है, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट इंडिया में आ जाएगा, तो दिस इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंपनी का। से कोई इंडियन अभी यूएस में वर्क कर रहा है और उसका सैलरी है 50,000, उसके फैमिली मेंबर्स इंडिया के किसी विलेज में रह रहे हैं, वहां पे वो मनी ट्रांसफर करेगा सो दैट उनका डे टू डे इकोनॉमी एक्टिविटी प्रॉपर वे में कंडक्ट कर पाए, तो डेट इज रेमिटेंस। So remittance, Indians working abroad, they are sending money to India, and income from abroad, that is Indian company जो outside है, whatever profit they are earning. उसके बाद interest payment से हमने किसी से लोन लिया है, इंडिया ने लोन लिया यूएस से, सो यूएस ने हमें लोन दिया 100 करोड़, जिसका 1 करोड़ एवरी मंथ इंटरेस्ट होता है। तो इंडिया जो इंटरेस्ट पे करेगा यूएस को एवरी मंथ, डेट विल कम अंडर करेंट अकाउंट, दिस वन करेंट अकाउंट में आएगा। इंडिया को जब पूरा का पूरा लोन पे करना होगा तो इंडिया 100 करोड़ का प्रिंसिपल पे कर देगा यूएस को, तो ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। सो लोन का प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं तो दैट विल कम अंडर करेंट अकाउंट, तो इसको याद रखना। तो करेंट अकाउंट में क्या है, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट, इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब गुड्स एंड सर्विसेज ये तो हमें दिखता है, इसलिए इसको विजिबल कंपोनेंट कहते हैं, और बाकी जो 3 कंपोनेंट है उसको इनविजिबल कंपोनेंट कहते हैं। लाइक गुड्स इंडिया के पोर्ट पे आएगा, पोर्ट से ट्रक में भर के हम इंडिया के दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दिस इज विजिबल कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट दे आर इनविजिबल। अब कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट उसमें हमें मनी को रिटर्न करना पड़ता है या एसेट इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल, इंडिया यूएस के पास गया और उसने कहा कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, यूएस ने कहा कि ओके हम आपको लोन तो देंगे बट गारंटी क्या है, तो इंडिया कहेगा कि ओके ये गोल्ड हम आपको देते हैं, तो गोल्ड विल एक्ट एज ए कोलेट्रल, गोल्ड विल एक्ट एज ए गारंटी। सो इंडिया ने 100 करोड़ का गोल्ड दिया यूएस को और यूएस ने इंडिया को 100 करोड़ का लोन दिया। सो इंडिया ने गोल्ड दिया है और यूएस ने हमें 100 करोड़ दिया। जब हम प्रिंसिपल रिटर्न करेंगे, मींस जब हम 100 करोड़ को रिटर्न करेंगे तो वो यूएस वो गोल्ड हमें वापस दे देगा, तो हमारा एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो लोन जब हम रिटर्न करते हैं तो लाइबिलिटी कम हो गया और हमारा एसेट वापस आ गया, एसेट इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे एसेट इन्वॉल्व है। दूसरा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये लाइबिलिटीज है। से यूएस से हमने बोरो किया 10 करोड़, आफ्टर सम टाइम दैट मनी वी हैव टू रिटर्न। व्हाटएवर रिटर्न वाला कंपोनेंट होता है, व्हाटएवर लाइबिलिटी वाला कंपोनेंट होता है, एसेट वाला कंपोनेंट होता है, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। जहां पे भी कैपिटल आता है वर्ड 90% टाइम वो एसेट के साथ लिंक होता है। बट जैसे कोई इंडियन यूएई में वर्क कर रहा है, उसने अपने घर पे कुछ सैलरी भेजा, लाइबिलिटी रूपाली मतलब होता है इसका जो हमारे ऊपर बर्डन है, कभी ना कभी हमें रिटर्न करना है। यूएई में कोई इंडियन वर्क कर रहा है और उसने अपने गांव में कोई रेमिटेंस भेजा, तो वो रिटर्नेबल कंपोनेंट नहीं है, गांव वालों को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। एक्सटर्नल बॉन्ड है, यूके की किसी कंपनी ने या यूके गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाला और इंडिया उसमें इन्वेस्ट करता है, तो इंडिया को वो पूरा बॉन्ड पेपर मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एसेट इंक्रीज हुआ। या वाइस वर्सा, इंडिया कोई बॉन्ड पेपर निकालता है और उसमें यूएस इन्वेस्ट करता है।
दूसरा इन्वेस्टर, सपोज कोई यूएस का सिटीजन है, अभी इंडिया में इन्वेस्ट करता है 100 करोड़। इन्वेस्टर का अल्टीमेट मोटिव होता है प्रॉफिट, तो इसने इंडिया में 100 करोड़ इन्वेस्ट किया सो दैट आफ्टर 5 ईयर वो इंडिया से 110 करोड़ लेके जाए, तो 10 करोड़ का तो उसको गेन हुआ। तो इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है बाद में वापस लेके जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर होते हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई स्मॉल स्केल इन्वेस्टर है, कोई लार्ज स्केल इन्वेस्टर है, कोई इंडिया के एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इंडिया में डायरेक्टली आके कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है। इस हिसाब से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछो, फिर आगे मूव करते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपन इकोनॉमी। डायरेक्ट पेमेंट के बाद से समझा दीजिएगा प्लीज, कैपिटल अकाउंट का भी और ये जो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट पेमेंट है। अब पूरा कैसे समझाऊं, पूरा तो बहुत टाइम। सर थोड़ा मेरा कनेक्शन गड़बड़ हो गया था। आप एक काम करना, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देख लेना, क्योंकि ऐसे पूरा रिपीट करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा ना। ओके सर, ओके ओके, यस सर ये एसेट इंक्रीज कैसे होगा लोन अगर हम दे रहे हैं तो? मैं बताता हूँ। सर इनविजिबल सर्विसेज एक-एक गुड्स एंड करके, सर्विसेज के दो एग्जांपल। अच्छा एक एक करके मैं इनका पहले बता देता हूँ। फिर इंडिया यूएस है, यूएस ने इंडिया को 100 करोड़ रुपीस दिया, तो इंडिया ने उसको रिटर्न में क्या दिया, गोल्ड दिया, 100 केजी का गोल्ड दिया। सपोज करो इंडिया के पास अभी 900 केजी गोल्ड है, उसमें से 100 केजी हमने यूएस को दे दिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 800 केजी। ओके, यूएस को जब हम लोन वापस कर देंगे तो ये गोल्ड हमें वापस कर देगा, तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ ना। जब हम अपना कोलेटरल के टर्म्स में गोल्ड उसको देते हैं तो हमारा एसेट क्या हो गया, कम हो गया, और इसका एसेट इंक्रीज हो गया, इसके पास एडिशनल 100 केजी ऑफ गोल्ड आया। और जब लोन हम रिटर्न कर देंगे तो ये हमें गोल्ड भी तो रिटर्न कर देगा। गॉट इट? ओके सर, हाँ थैंक यू। या आकांक्षा, आपने पूछा था इनविजिबल क्या होता है। इनविजिबल मीन्स ट्रांसफर पेमेंट होता है। लाइक कोई इंडियन किसी कंट्री में जॉब कर रहा है, वहां से वो मनी को इंडिया में सेंड कर रहा है, रेमिटेंस, तो डेट इज इनविजिबल है। कोई दूसरी कंट्री इंडिया को ग्रांट देती है, वो इनविजिबल है। कोई इंटरेस्ट, किसी लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट हम करते हैं, वो इनविजिबल है। इनविजिबल मीन्स एनीथिंग जो दिखता नहीं है। तो गुड्स दिखता है बट बाकी चीजें तो दिखती नहीं है। सर रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस जैसे कि सपोज करो कि आप यूएई में भी वर्क कर रहे हो और आपकी जो फैमिली है वो यूपी के किसी गांव में है, तो आपने वहां पे 50,000 रुपीज अर्न किया आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, आपके पेरेंट्स के हेल्थ के लिए, उनके डे टू डे ग्रोसरी के नीड के लिए। आपने 50,000 रुपीज यूएई में अर्न किया, 20,000 सेंड करोगे और ये लोग अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को उससे कंडक्ट करेंगे, तो डेट इज रेमिटेंस। सर एड एंड ग्रांट में एक और प्लीज फर्क बताएंगे? एड नॉट नेसेसरीली मनी होता है। एड कैन बी एनीथिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एड कैन बी मेडिसिन हो गया, एड कैन बी पीपीई किट हो गया, एंड ग्रांट मोस्टली मनी के टर्म्स में होता है। तो ग्रांट के अंदर कंट्री फ्री है कि किसी भी वे में उस मनी को यूटिलाइज कर सकती है, बट एड के अंदर प्रोडक्ट होता है तो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होता है। ओके सर अगर ट्रांसफर पेमेंट में एड है तो वो हर बार जरूरी तो थोड़ी ना है कि इनविजिबल ही हो, वो विजिबल भी हो सकता है अगर वो प्रोडक्ट हुआ तो। हाँ, प्रोडक्ट हुआ तो विजिबल होगा, अगर मनी है तो इनविजिबल होगा। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। या Sir, यस sir, like current account. Sorry, कुछ नहीं. ओके सर यस सर ये जो ट्रांसफर पेमेंट है इसमें जो एड और सब्सिडीज मिलती हैं, तो क्या हमें इसको मतलब रिटर्न, जैसे ग्रांट तो रिटर्न तो करना नहीं है? नहीं, ये भी रिटर्न नहीं करना है ना।
अच्छा, ये भी रिटर्न नहीं करना होता। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आइडियली कॉलेज का फीस होना चाहिए 40,000 रुपीज पर ईयर, बट गवर्नमेंट सिर्फ 2,000 ही आपसे फीस दे रही है, से आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, तो 38,000 पर ईयर का सेविंग हो रहा है, ये आपको रिटर्न थोड़ी करना है। गॉट इट? ये जो होता है ना, आउट ऑफ काइंडनेस दिया जाता है, तो जो भी चीज आउट ऑफ काइंडनेस दिया गया है तो यू डोंट हैव टू रिटर्न। रिटर्न उसमें होता है जहां पे ट्रांजेक्शन अकर होता है, लाइक आई विल पे यू सर्टेन गुड्स एंड यू विल पे मी मनी। ओके, ओके सर। कुछ और डाउट? निखिल, आपका डाउट है ग्रांट और डोनेशन में क्या डिफरेंस होता है? सेम कह सकते हो। डोनेशन बेसिकली किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए दिया जाता है, ग्रांट जो होता है वो कह सकते हो कि जनरल भी होता है। अगर जैसे कि 1 करोड़ का ग्रांट हमने यूनिवर्सिटी को दे दिया, यूनिवर्सिटी को जो करना है वो करेगा। और डोनेशन कभी कभी होता है लाइब्रेरी बनाने के लिए, कैंटीन बनाने के लिए, बट बहुत थिन डिवाइडिंग लाइन है, सेम ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू। एक्सटर्नल बॉन्ड सोनम आपने पूछा, तो एक्सटर्नल बॉन्ड होता है कि किसी और कंट्री में, जैसे यूके में, गवर्नमेंट ऑफ यूके ने वहां पे एक बॉन्ड पेपर निकाला। उसने कहा कि बॉन्ड पेपर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का पेपर होता है, तो उसने एक बॉन्ड पेपर निकाला और कोई इंडियन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको एक्सटर्नल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इंडिया में जैसे आरबीआई निकालता है वैसे ही। ओके, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। नाउ एक्सचेंज रेट से $1 is equal to 75 rupees, 1 euro is equal to 90 rupees, 1 pound is equal to say 110 rupees। ये डिसाइड कैसे होता है? तो 2 टाइप का हमारे पास एक्सचेंज रेट है, एक है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और दूसरा है रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट को जब मैं इन्फ्लेशन के साथ ऐड करूं तो वो रियल एक्सचेंज रेट हो जाता है। सो रियल एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन दैट इज अ प्राइस राइज, हिंदी में इसको कहते हैं महंगाई। सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या कहता है? नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ई दैट कैन परचेज यूनिट ऑफ गिवन फॉरेन करेंसी। से फॉर एग्जांपल 70 रुपीज में मैं $1 परचेज कर सकता हूं। सो अभी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है $1 is equal to 70 rupees। दिस इज माई ई। अब से 60 रुपीज में मैं $1 परचेज कर रहा हूं, से 80 रुपीज में मैं $1 परचेज कर रहा हूं। जब ई का वैल्यू डिक्रीज होता है तब रुपी स्ट्रांग हो जाता है, एप्रिशिएट होता है, क्योंकि पहले कोई अमेरिकन $1 लेके आएगा इंडिया में, मैं उसको 670 रुपीज दूंगा। अब मैं कहूंगा कि नहीं, अब मैं आपको ज्यादा पैसा नहीं दूंगा, कम पैसा दूंगा, नाउ आई विल पे यू ओनली 60 रुपीज। तो रुपी स्ट्रांग हो गया। ई का वैल्यू इंक्रीज होता है तो रुपी वीक हो जाता है। सो इंक्रीज इन ई इज नॉमिनल डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन मीन्स डिग्रेडेशन, उसका क्वालिटी खराब हो जाता है, वो वीक हो जाता है। और ई में जब डिक्रीज होगा तो डेट विल बी नॉर्मल एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, करेंसी स्ट्रांग हो गया। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ई का वैल्यू। ई का वैल्यू डिपेंड करता है, से इंडिया अभी बना रहा है पीपीई किट, इंडिया अभी बना रहा है वैक्सीन, इंडिया बना रहा है मिल्क का प्रोडक्शन। तो दिस इज इंडिया। कोई भी अमेरिकन इंडिया में आता है और इंडिया में कोई फैक्ट्री है, उसको कहता है कि मुझे बहुत सारा वैक्सीन चाहिए, टेक $100। तो मैं कहूंगा कि डॉलर का क्या मैं करूंगा, इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है, आई नीड रुपी। आप एक काम करो, अपने डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करो एंड देन यू मेक पेमेंट एंड उसके बाद मैं आपको वैक्सीन दूंगा। सो वो क्या करेगा, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करेगा और फिर इंडिया से परचेस करेगा। तो इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही उसको परचेस करने के लिए रुपी का डिमांड इंक्रीज होगा। देन रुपी कंपेयर टू अदर करेंसी, डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज युआन, पाउंड, यूएस डॉलर, उसके कंपेयर में रुपी स्ट्रांग होगा। सो कंट्री कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और उसका डिमांड कितना है मार्केट में, उस पर डिपेंड करेगा।
कोई अभी मैसेज मत करना, कोई अभी मैसेज मत करना, मैं बाद में बता दूंगा जो भी डाउट है। सो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या है एंड कितना क्रिटिकल गुड्स कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट इज व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंट्री प्रोड्यूसेस। सेकेंड, कंट्री के ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है यूएस के साथ, इंडिया ट्रेड करता है यूएई के साथ, इंडिया ट्रेड करता है चाइना के साथ, इंडिया ट्रेड करता है यूरोपियन यूनियन के साथ। ये 4 इंडिया के लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो इंडिया जब यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है तो इंडिया को डॉलर का रिक्वायरमेंट होगा, यूएस जब इंडिया के साथ ट्रेड करेगा तो उसको रुपी का रिक्वायरमेंट होगा। तो लेकिन घाना का करेंसी, केनिया का करेंसी इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन, क्योंकि इंडिया उनके साथ ज्यादा ट्रेड ही नहीं करता है। तो हु आर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? तो जो इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर होगा उनका करेंसी का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दैट इज गिवन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को कितने में परचेज करता है, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट, सेम बर्गर को मैं इंडिया में परचेज करता हूं तो डेट इज 70 रुपीज में मुझे बर्गर मिला। यूएस में मैं बर्गर को परचेज करता हूं तो ये $1 में मिला। तो नाउ मेरा एक्सचेंज रेट हो गया $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। बट यूएस में से बर्गर का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। यूएस में बर्गर का सप्लाई कम हो गया, बिकॉज इन्फ्लेशन तो सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करता है। तो नाउ द प्राइस ऑफ बर्गर विल बी $1.25, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया। तो नाउ $1.25 इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो $1 कितना हो गया? तो अप्रॉक्स 55 रुपीज हो जाएगा। सो इन्फ्लेशन, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जब इन्फ्लेशन को लेके आते हैं तो वो रियल एक्सचेंज रेट आ जाता है। बट इन्फ्लेशन को जब हम काउंट करते हैं तो इन्फ्लेशन डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ज्यादा डिमांड है, प्राइस राइज हो गया, कम सप्लाई है, प्राइस राइज हो गया। जैसे अभी इंडिया के मेजर सिटी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, या कहीं कहीं पे फेवी फ्लू है, तो उसका ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है। बट जब कोरोना वायरस नहीं था, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस था, तब इसका प्राइस कंट्रोल था। तो रियल एक्सचेंज रेट, प्राइस लेवल अब्रोड एंड डोमेस्टिक प्राइस लेवल क्या है? When price level is converted into domestic currency via current nominal exchange rate, और ये फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चेंज नहीं करता, ये मार्केट कंडीशन की वजह से चेंज होगा। जब मैं ऐसा कहूंगा कि एक्सचेंज रेट फिक्स है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है उसको चेंज करने का। बिफोर 1991 हम फिक्स रेट को फॉलो करते थे और उस हिसाब से जब हम अपने करेंसी को चेंज करेंगे तो उसको हम कहते थे डीवैल्यूएशन। लेकिन अब क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस की वजह से करेंसी चेंज होता है और उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन मार्केट फोर्स की वजह से, डीवैल्यूएशन जहां पे फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, वहां पे अकर होगा। अब क्यों कंट्री डीवैल्यूएशन करती है? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। $1 इज इक्वल टू 2 युआन। युआन चाइना का करेंसी है और चाइना में 1 युआन में यू कैन परचेस 1 कार। तो अगर मैं चाइना में $1 लेके जाता हूं तो अभी मैं 2 कार परचेस कर पाऊंगा, बिकॉज $1 इज इक्वल टू 2 युआन एंड 1 युआन में 1 कार मिलता है। चाइना ने क्या किया, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए अब उसने कर दिया $1 इज इक्वल टू 4 युआन। इसको हम कहते हैं करेंसी का डीवैल्यूएशन। चाइना ने खुद अपने करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। अब कोई चाइना में $1 लेके जाएगा तो उसको 4 कार मिलेगा, बिकॉज 1 युआन इज इक्वल टू 1 कार। तो अर्लियर द पर्सन वाज गेटिंग 2 कार, नाउ ही विल गेट 4 कार। चाइना का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो डीवैल्यूएशन वहां पे होता है जहां पे एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो नहीं करता, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है जहां पे इंडिया का कोई रोल नहीं है, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है।
दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? R रियल एक्सचेंज रेट, E नॉमिनल एक्सचेंज रेट, PF अब्रोड प्राइस लेवल, PD डोमेस्टिक प्राइस लेवल। सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन को अकाउंट जब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है रियल एक्सचेंज रेट। सो व्हेन R इंक्रीजेस करेंसी एप्रिशिएट होता है, करेंसी स्ट्रॉन्ग होता है। व्हेन R डिक्रीज होता है करेंसी डिप्रिशिएट होगा, करेंसी वीक होगा, सॉरी यहाँ पे वीक अकर होगा करेंसी। अब हमारे पास एक टर्म है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये क्या होता है? $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो ये हमारा E हो गया डॉलर के लिए। से 1 यूरो इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया। तो ये हमारा E हो गया यूरो के लिए। से मैं इसको कहूंगा E1, इसको मैं कहूंगा E2। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट एक करेंसी के साथ हम कंपेयर करते हैं। जब नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा तो उसको हम कंपेयर करेंगे 40 करेंसीज के साथ। पहले 36 करेंसी के साथ कंपेयर करते थे। 21 जनवरी 2021 को चेंज अकर हुआ और अब हम 40 करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं। तो जब हम E1 से E40 करेंसी को चेंज करते हैं और इस पूरे के सेट को हम कहते हैं नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो डिफरेंस समझ में आया? E मतलब सिंगल करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं, और जब टोटल बास्केट ऑफ 40 करेंसी को हम ले लेंगे और उसके साथ डोमेस्टिक करेंसी को कंपेयर करेंगे तो उसको हम नीर कहते हैं। सो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज ए मल्टीलेटरल रेट representing price of representative basket of foreign currency, each weighted by its important to domestic country in international trade। जिस कंट्री के साथ ज्यादा हम ट्रेडिंग करते हैं उसका करेंसी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया हमारा नीर। उसके बाद आता है नीर के अंदर हमने चेंजेस किया। ये वाला स्टेटमेंट जो आगे मैंने यहाँ पे बताया था वही है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। 21 जनवरी 2021 को चेंज किया था हमने। पहले बेस ईयर काउंट करते थे नीर को, बेस मींस रेफरेंस ईयर 2004-5 था, अब चेंज करके हमने 2015-16 कर दिया। दूसरा, बास्केट ऑफ करेंसी पहले 36 था, अब उसको एक्सपांड करके हमने 40 करेंसी कर दिया। 8 न्यू करेंसी को इंक्लूड किया और 4 करेंसी को एक्सक्लूड किया। तो विच मींस 36 - 4 + 8, inclusion of 8 currency and exclusion of 4 currency। नीर रेट कैसे डिसाइड होता है? आप ये देखो, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, 1 यूरो इज इक्वल टू से 80 रुपीज, 1 पाउंड इज इक्वल टू 90 रुपीज, या मैं इसको लेता हूँ 100 रुपीज। 1 पाउंड इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, इसको 70 + 100 + 80 ये तीनों को ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद इसका एवरेज लूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा। तो 80 + 70 150, 150 + 100 250, तो ये आ गया 250 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरा एवरेज आ जाएगा 83.33, मेरा एवरेज वैल्यू आ जाएगा। सो इंडिया का नीर है डेट इज 83.33। तो वैसे ही इंडिया का एक्सचेंज रेट विथ 40 करेंसी के साथ ऐड करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं और वो हमारा नीर का वैल्यू है। नाउ 40 करेंसी, तो इंडिया की वैल्यू नहीं ऐड करेंगे, इंडिया की करेंसी की वैल्यू नहीं ऐड करेंगे? नहीं, क्यों नहीं ऐड करेंगे? देखो, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज एक्सचेंज रेट हुआ डॉलर के कंपेयर में। 1 यूरो इज इक्वल टू 80 रुपीज एक्सचेंज रेट हुआ यूरो के कंपेयर में। 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज एक्सचेंज रेट हुआ पाउंड के कंपेयर में। तो ऐसे सारे 40 करेंसी का ऐड करेंगे एंड देन उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ओके ओके सर, गॉट दैट। देखो, डिफरेंस बिटवीन E दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, क्योंकि वहां पे एक करेंसी के साथ देखते हैं, एक करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं। नीर एक साथ 40 करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। नीर सेट है, बास्केट है,
और ई जस्ट सिंगल है. ओके Sir, Yes. these 40 countries are selected. Won't it make a difference for मतलब एक कोई selected countries हैं जो 40 currencies आप उसी के select करोगे for all the countries? They are selected based on our trade relation. किसके साथ हम कितना ट्रेडिंग करते हैं ये मैं आगे बताता हूं आपको. ओके यहां पे देखो, दिस आर द 40 कंट्रीज जिसको हम लेते हैं और नीड को कैलकुलेट करते हैं. हाउ द कंट्रीज आर सिलेक्टेड, इसको नोटिस करना. ट्रेड बेस वेट, इंडिया जितना भी ट्रेडिंग करता है 11.6% यूरो कंट्री के साथ करता है. 27 यूरोपियन कंट्रीज, उनका यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से 19 कंट्री यूरो करेंसी को फॉलो करती है. 12% इंडिया का ट्रेडिंग है चाइना के साथ, 7.8% यूएई के साथ, 11.6% यूएस के साथ एंड 4.4% सऊदी अरेबिया के साथ. दिस आर द 5 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. सो आउट ऑफ टोटल ट्रेड ये 5 कंट्री के साथ मेजर ट्रेड हो रहा है. दैट्स व्हाई इंडिया यूरो हाई है, चाइना का करेंसी के साथ इंडिया का एक्सचेंज रेट हाई है, यूएई के साथ हाई है. सबसे ज्यादा इंडिया का करेंसी रेट यूएई के करेंसी से हाई है. यूएई का शायद मेरे को नाम नहीं पता करेंसी क्या है, बट समथिंग 140 रुपीज 140 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूएई करेंसी. यूएस 11.6, सऊदी अरेबिया 14.4. तो बेस्ड ऑन ट्रेड रिलेशन हमारा उस कंट्री के साथ कितना है. अब जैसे देखो घाना के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन बहुत कम है, तो जस्ट 0.5% है. एंड नाउ यूरो को कंसिडर करो, 11.6% है, ऑलमोस्ट 23 टाइम्स ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है. तो जिस कंट्री के साथ ज्यादा ट्रेडिंग होगा उसका करेंसी का ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होगा. से फॉर एग्जांपल यूएस से हम ज्यादा गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वी नीड मोर डॉलर. तो जब हम 50 रुपीज लेके डॉलर परचेज करने जाएंगे तो कहेगा कि नहीं 50 रुपीज में आपको $1 नहीं दे रहा, यू हैव टू पे मोर, क्योंकि डॉलर का डिमांड ज्यादा है. तो नाउ आई विल पे हिम 60. वो कहेगा नहीं 60 भी नहीं चलेगा, आई विल पे 70. तो बेस्ड ऑन ट्रेड वेट पे डिपेंड करता है. सो 5 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, that is यूरो एरिया, चाइना 19 कंट्री का ग्रुपिंग है, चाइना, यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट, यूएस यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया. अगर टॉप 10 में मैं देखता हूं तो देन स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इराक, ये टॉप 10 इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर हैं. ऐसा कुछ भी ऑर्डर होता है, कुछ भी टेबल होता है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर टू लोएस्ट ऑर्डर, उसको समझने का ट्राई करना. तो 40 करेंसी है तो जस्ट एक बार इसको लुक देना और रिवाइज करना, बिकॉज एग्जामिनेशन में दे कैन आस्क क्वेश्चन कि 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे और फिर वो कहेंगे कि से म्यांमार का करेंसी है दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नीड, दे कैन आस्क दैट थिंग. तो इसको एक बार गो थ्रू करना इस पूरे लिस्ट को. नाउ नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट होता है, आगे मैंने आपको सिंपल वे में बताया था. इस फॉर्मूला को देखो, ये है सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n. तो n यहाँ पे 40 है, 40 करेंसी लेते हैं. e दैट इज इंडिया का करेंसी है और ei एक्सचेंज रेट कितना है और उसका हमारे ट्रेड में वेट कितना है. ये फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आरबीआई का जो प्रेस रिलीज था उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रखा है. आप अगर इसको नहीं भी याद करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने ऐड किया हुआ है. अब दूसरा, जैसे हमने नीड टर्म देखा वैसे ही रीड है. रीड में हम क्या करते हैं, जस्ट इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, बाकी सब सेम है. तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अंदर इन्फ्लेशन को ऐड किया, रियल एक्सचेंज रेट आ गया. वैसे ही नीड के अंदर इन्फ्लेशन ऐड किया तो वो रीड आ गया. तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 40 ट्रेडिंग पार्टनर के साथ हम कैलकुलेट करते हैं. जिसके साथ जितना ट्रेडिंग करते हैं उतना ही वो करेंसी इंपॉर्टेंट होगा, उसको वेटेड इंडेक्स कहते हैं. जब नीड का वैल्यू डिक्रीज होगा
वो इंडिकेट करता है इंडिया का करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है। रीजन क्योंकि नीर इंडिकेट करता है हाउ मच इंडियन करेंसी इज रिक्वायर्ड टू परचेज फॉरेन करेंसी सेट ऑफ 40 करेंसी। नीर का वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो इट विल इंडिकेट एप्रिसिएशन। तो ये नीर है। नीर में जब इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा रीर। इन्फ्लेशन कौन सा हम ऐड करते हैं? से प्रोड्यूसर है, एलजी एयर कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे होल सेलर है, एंड देन उसके बाद कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर जहां पे परचेस कर रहा है वहां पे जब हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो उसको पीपीआई कहते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होलसेलर उसके पास सारा गुड्स आता है, वहां पे जब इन्फ्लेशन को हम काउंट करते हैं तो इसको कहते हैं डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर के एंड पे जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं उसको सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो रीर को कैलकुलेट करने के लिए इन्फ्लेशन हम कंसिडर करते हैं। विच इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर पॉइंट पे मेजर करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन जो मेजर करते हैं दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको मेजर करते हैं। आरबीआई एवरी मंथ रीर के डेटा को रिलीज करता है, रीर दोनों के डेटा को रिलीज करता है। ये दोनों का वैल्यू है। मार्च 2020 में आरबीआई का जो रिलीज हुआ था उसका स्क्रीनशॉट है, लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में था, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया उन्होंने। तो नीर का हमारा एवरेज वैल्यू है 40 करेंसी का 71.22, रीर का एवरेज वैल्यू है 40 करेंसी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन 116.51। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। कुछ डाउट है तो आप पूछो, फिर आगे मूव करते हैं। सर आपने कहा था कि फ्लोटिंग मतलब जहाँ पे कुछ कंट्रीज रोक देते हैं कि हाँ हम बढ़ने नहीं देंगे, वो कुछ आप समझाएंगे? देखो, दो टाइप का करेंसी होता है एक्सचेंज रेट, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लोटिंग। फिक्स मींस कंट्री खुद डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट, जैसे $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। इंडिया को लगेगा ये बहुत ज्यादा है, हम एक काम करते हैं $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज कर देते हैं। तो फिक्स एक्सचेंज रेट मीन्स कंट्री खुद डिसाइड करती है। फ्लोटिंग का मतलब $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। अब ये डिपेंड करेगा मार्केट फोर्सेस के ऊपर। ओके, अब इसका मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं कि से मेरा एक शॉप है, शॉप पे मैं क्या करता हूँ, खुद प्राइस में चेंज कर देता हूँ। मैं कहूंगा कि आज से मैं जो गुड्स सेल कर रहा हूँ उसका प्राइस पहले 100 रुपीज था, नाउ आई विल सेल इन 1000 रुपीज। तो कोई अब परचेज करने नहीं आएगा बिकॉज मैंने ओवर प्राइस कर दिया। मैं कहूंगा कि अब मैं इसका प्राइस रिड्यूस करके से 5 रुपीज करता हूँ, तो भी कोई परचेज करने नहीं आएगा, उसको लगेगा कि बहुत कम प्राइस है तो क्वालिटी खराब होगा। तो जब मैं खुद प्राइस को एडजस्ट कर रहा हूँ तो डेट इज अ फिक्स्ड हुआ। अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड हो गया मेरे प्रोडक्ट का, प्राइस इंक्रीज हुआ, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है मेरे प्रोडक्ट का, प्राइस गिर गया, तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग। ओके, तो सर ऐसी कोई कंट्रीज है जिसमें फिक्स्ड प्राइस है? हाँ, बहुत कंट्री है अभी। फिक्स्ड रेट? हाँ, फिक्स रेट और कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग है। चाइना है, ब्राजील है, टर्की है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, बहुत सारी कंट्री है। अभी कंट्री अपने एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए अपने करेंसी को जानबूझ के वो डीवैल्यू कर रही है। तो ऐसे 20 डेवलपिंग कंट्री ने अभी अपने करेंसी को किया है लास्ट 5 ईयर में, एंड पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम करेंसी वार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। से चाइना अपने करेंसी को डिवैल्यू करेगा तो इंडोनेशिया भी करेगा, ब्राजील भी करेगा, साउथ अफ्रीका भी करेगा। तो बहुत सारी कंट्री है, इनफैक्ट रशिया वो भी करता है। सर नीर की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी हाँ, और इंक्रीज होगी तो सर क्या इफेक्ट पड़ेगा भारत पर? देखो अभी क्या है कि नीर का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो गया। ओके, तो जब इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके शॉप से बहुत कुछ परचेज कर रहा हूं तो आपके शॉप को प्रॉफिट होगा।
और जब आपकी शॉप को प्रॉफिट होगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो वैसे ही इंडिया के गुड्स का डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो गया तो इंडिया का करेंसी ज्यादा चाहिए होगा उसको परचेज करने के लिए, तो इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा, और जब एप्रिशिएट हो जाएगा तो इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ होगा। अगर उल्टा हुआ तो इंडिया को नुकसान होगा। ओके सर आगे जो लिस्ट थी उसमें यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड था और यूके का भी अलग से दिया गया था, तो सर Correct. ये दोनों में क्या डिफरेंस है? यूरोपियन एरिया में तो 19 कंट्रीज इन्वॉल्व है। हाँ, और यूके भी अलग से 16 नंबर पे। देखो बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुपिंग है 27 कंट्री का, इसमें से 19 कंट्री यूरो करेंसी को फॉलो कर रहा है, यूरो, और बाकी 27 माइनस 19 8 वो अपनी करेंसी को फॉलो कर रहे हैं। तो यूके जो है वो अपना करेंसी फॉलो कर रहा है, सेम स्विट्जरलैंड है वो भी अपना करेंसी फॉलो कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो यूरो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपना करेंसी फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग यूरो को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं यूरो जोन कंट्री। अब तो यूके भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वहां से वो अलग हो गया, एंड दैट फिनोमिनन वाज नोन एज ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ओके Okay, sir. Thank you. Yep. Sir, I wanted to ask, is NEER a global platform to compare all the countries? No, country specific. Like NEER of India will be different from NEER of Pakistan. No. But we can we compare on the international trade कि इसका NEER better है और इस country का NEER कम है? नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ आपको। जैसे इंडिया है, यूएई से हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो यूएई के करेंसी और इंडिया के करेंसी का एक्सचेंज रेट हाई होगा। पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है तो उसका नॉर्थ कोरिया के कंपेयर में एक्सचेंज रेट हाई होगा। तो नीर और रीड डिपेंड करता है कंट्री ट्रेडिंग पार्टनर से। इंडिया हैज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल, पाकिस्तान है रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो दोनों का नीर रीड अलग होगा। अगर किसी कंट्री को कंपेयर करना है कि वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो एक्सचेंज रेट इज ए गुड पैरामीटर। और एक्सचेंज रेट किसके रेफरेंस में? तो रेफरेंस में डॉलर के रेफरेंस में, यूएस डॉलर, बिकॉज एवरी कंट्री रिक्वायर यूएस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन वन अनदर वे। तो यूएस के कंपेयर में कर सकते हैं क्योंकि वो रेफरेंस है। ये कैसे हुआ कि जब हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो क्लास का जो टॉपर है, फर्स्ट रैंकर है, उससे कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही वर्ल्ड के इकोनॉमी में यूएस फर्स्ट रैंकर है, उससे कंपेयर कर सकते हैं। बट रीर नीर कंट्री स्पेसिफिक है, उसके ट्रेडिंग पार्टनर पे डिपेंड करता है। इसका इतना कोई पर्पस नहीं है, मतलब खास पर्पस नहीं है नीर का? नहीं, पर्पस है ना इंडिया के लिए कि इंडिया के जो 40 ट्रेडिंग पार्टनर है उसके कंपेयर में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग पार्टनर है तो ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब क्या है? हम वहां से इंपोर्ट भी कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया अभी इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट से, इसलिए नीर का वैल्यू हाई है। लेकिन जब उल्टा हो जाएगा तो नीर हमें कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ट्रेडिंग पार्टनर मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों। जैसे अब इस फिगर में मैं आपको बताता हूं, टोटल ट्रेड देखो आप, यूरो एरिया के साथ 11.6% हमारा इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट है, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं 14.7। सी चाइना में 12, और ये आगे भी मैं आपको बताऊंगा, 12% हमारा ट्रेडिंग है बट जस्ट 5.6% एक्सपोर्ट है। तो यूएस, यूएई, यूरोप उसमें एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं कंपेयर टू इंपोर्ट, बट चाइना, सऊदी अरेबिया वहां पे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा ये। ओके, कुछ और डाउट किसी को? सर ये पूछ रहा हूँ सर मैं कि जैसे हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ओके, तो सर अगर इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे लिए एक तरीके से सर नुकसान होगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। करेक्ट। तो सर जैसे हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं या यूरो एरिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर फिर तो हमारी वैल्यू मतलब इनके मुकाबले अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अच्छी होनी चाहिए।
लेकिन सर फिर भी हमारी रुपीस की वैल्यू डॉलर से या यूरो से कम है। हाँ, क्योंकि ये जो है वो रिसेंट टाइम में हम वहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। रिसेंट टाइम मीन्स लास्ट 10, 15, 20 ईयर से। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले तो हम इम्पोर्ट ही करते थे ना। ये देखो ऐसा हुआ कि सपोज करो कि आपका कोई रिलेटिव है, लास्ट 10 ईयर से वो 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर रहा है। आपने 2021 में 2 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करना चालू किया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका वेल्थ आपके रिलेटिव से ज्यादा होगा? शायद नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो लास्ट 10 ईयर से इतना मनी अर्न कर रहा है, आपने तो अभी अभी अर्न करना चालू किया। बट अगर मैं रिसेंट कहूं कि इन द मंथ ऑफ से अप्रैल 2021 योर इनकम इज ग्रेटर देन योर रिलेटिव, तो अभी रिसेंट में हम यूरोप में, यूएई में तो 2016-17 से सिनारियो चेंज हुआ, बट पहले हम नेट इंपोर्टर थे। बाकी इसलिए अभी जो है वो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। बट मे बी इसको अगर हमने कंसिस्टेंट रखा नेक्स्ट 30-40 ईयर के बाद, शायद ऐसा हो सकता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू $3, मे बी ऐसा सिनारियो हो सकता है। ओके सर। और कुछ डाउट किसी को? Yes. सर रीड हाई होगी तो इंडिया की करेंसी की वैल्यू लो होगी? नहीं, इंडिया के करेंसी का वैल्यू हाई होगा, क्योंकि रीड ये सब में क्या होता है कि न्यूमरेटर में हम इंडियन करेंसी लेते हैं, डिनोमिनेटर में लेते हैं सॉरी, तो रीड और नीड हाई होगा तो इंडिया का करेंसी एप्रिशिएट होगा। लेकिन नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट में उल्टा होता है। ठीक है, तो आगे हम मूव करते हैं। नाउ कंट्री का एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? फर्स्ट, ट्रेड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्री, कौन से गुड्स सर्विसेज को कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है ग्लोबल ट्रेड में। लाइक पीपी किट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मास्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट में उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो जिससे इंडिया के अंदर ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। दूसरा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री, इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। सेम हमारा ऑफिस है, तो वहां पे क्या होता है कि नीचे चाय की एक लारी वाला है, तो वो डेली वहां पे चाय डिलीवर करके जाता है और मंथ के एंड में वो हमसे जो भी उसका बिल होता है वो ले लेता है। अब से 3000, 3500 जो भी उसका बिल होता है वो बिल ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि पूरे मंथ में इनको टी सप्लाई करूंगा, मंथ के एंड में पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि ये लोग ऑफिस लेके बैठे हैं तो ये तो रातों रात तो भागेंगे नहीं, तो मेरे पैसे डूबने के चांस कम है, कम रिस्क है। बट सपोज करो कि मैं उसके शॉप पे जाता हूँ और मैं कहूंगा कि एक काम करो, आप मुझे डेली चाय पिलाओ और मंथ के एंड में मैं पैसे दे दूंगा आपको, ये देखो मेरा फोन नंबर है, कभी भी आपको पैसे का रिक्वायरमेंट हो मुझे फोन कर देना। अब वो मुझे फोन करेगा, मैं फोन पिक ही नहीं कर रहा हूँ, फोन को स्विच ऑफ कर दिया, सिम कार्ड को चेंज कर दिया, वो क्या कर सकता है? वहां पे गारंटी कम है, तो वो मुझे कहेगा कि नहीं नहीं आप इंडिविजुअल हो, आप क्या करो कि मुझे पेमेंट दो कैश में, तभी मैं आपको टी दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। शॉप को मैं दे सकता हूं क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी है। अब सपोज करो कि मैं पाकिस्तान के करेंसी होल्ड करके रखता हूं, 1 मिलियन पाकिस्तान के करेंसी को होल्ड करके रखता हूं, पाकिस्तान का इकोनॉमी फ्यूचर में परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही नहीं है, तो मुझे फायदा क्या होगा? बट मैं 1 मिलियन यूएस के करेंसी को होल्ड करके रखता हूं, मुझे बेनिफिट होगा। तो जितना कंट्री का स्टेबिलिटी है उतना ही ज्यादा उसका एक्सचेंज रेट हाई होगा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट क्या है? सपोज करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है इंडिया में एक्सचेंज रेट होगा इन्वेस्टर के लिए 8%, ब्राजील डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट ब्राजील में होगा 12%। से मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास $1 बिलियन है, मुझे अब इन्वेस्ट करना है, तो इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 8% ही गेन होगा। आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर मेरे पास 1.08 बिलियन होगा, बट मैं ब्राजील में इन्वेस्ट करूं तो मुझे 12% का गेन होगा, 1.12 बिलियन मुझे रिटर्न मिलेगा। तो व्हाई नॉट आई शुड इन्वेस्ट इन ब्राजील, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट हाई है। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कितना है? हाई है। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाई होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे।
दूसरा साइज ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स क्रेडिबिलिटी। से इंडियन इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन डॉलर का है, इट इज राइजिंग। सो कंपेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश, से बांग्लादेश अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, इंडिया 9% ऑफर कर रहा है, तो इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि लार्ज कंट्री है, अपॉर्चुनिटी डाइवर्सिफाइड है और ये इसके डिफॉल्ट होने का, फेल होने का चांस बहुत कम है। उसके बाद इन्फ्लेशन, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कितना है, इमेजिन करो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत हाई है। से फॉर एग्जांपल 2010 में मेरा सैलरी है 100 रुपीज और मिल्क का एक पैकेट मिलता है 25 रुपीज में। अब मैं क्या करूंगा, 100 रुपीज में 4 मिल्क के पैकेट परचेस कर पाऊंगा। 2020 में मेरा सैलरी 100 रुपीज ही है, या सपोज करो मेरा सैलरी हो गया 200 रुपीज, मिल्क के एक पैकेट का प्राइस हो गया 100 रुपीज। अब मैं सिर्फ 2 पैकेट ही परचेस कर पाऊंगा। सो मेरा सैलरी तो इंक्रीज हुआ, 100 से 200% हुआ, बट इन्फ्लेशन से अगर मैं एडजस्ट करूं तो मेरा सैलरी उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ 2 टाइम, मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ 2 टाइम, बट प्राइस इंक्रीज हुआ 4 टाइम। तो आइडियली मेरा सैलरी 400 होना चाहिए इस प्राइस को अकाउंट करने के लिए, इस प्राइस को अकाउंट करने के लिए 400 मेरा सैलरी होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा है तो भी वो इन्वेस्टर को डिटर करता है क्योंकि उससे उनको गेन ज्यादा नहीं होगा। और इन्फ्लेशन अगर कंट्री में कम होता है, इमेजिन करो आपने एक फ्लैट आज परचेज किया 1 करोड़ में, आपको फिर वो फ्लैट आफ्टर 10 ईयर भी आपको 1 करोड़ ही मिल रहा है, तो गेन क्या हुआ, कुछ भी तो गेन नहीं हुआ। तो जब गेन होगा ही नहीं तो इकोनॉमी में कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा। सो इन्फ्लेशन अगर ऑप्टिमल नहीं है, इफ इट इज टू लो देन डिटर करता है, इफ इट इज टू हाई तो भी वो डिटर करेगा। देन डाइवर्सिफाइड ट्रेड है। सपोज करो इंडिया सिर्फ यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है और यूएस ने इंडिया के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो उस केस में इंडिया का करेंसी कंपेयर टू यूएस के करेंसी वीक हो जाएगा। लेकिन इंडिया ऐसे 20 कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है और यूएस ने इंडिया के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया बाकी 19 कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर सकता है। तो डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग मीन्स डिफरेंट कमोडिटीज में हम ट्रेड करते हैं और डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट कंट्री के साथ हम ट्रेड करते हैं। सो दिस इज हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। नाउ एक्सचेंज रेट का एक्सचेंज रेट का एक और इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। सपोज करो इंडिया है, इंडिया के अंदर अभी लोगों का एवरेज सैलरी है $100, ये इंक्रीज होके हो गया $400। सो लोगों का इनकम इंक्रीज हुआ। से पहले वो लोग घर बनाते थे तो उसमें एसी को इंस्टॉल नहीं करते थे, एलईडी टीवी को इंस्टॉल नहीं करते थे, वाईफाई कनेक्शन नहीं लगाते थे। अब क्योंकि उनका इनकम इंक्रीज हुआ सो दे हैव मनी, तो अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए वो ये सब चीज अपने घर में इंस्टॉल करेंगे, तो उनका इनकम इंक्रीज हो गया। तो मार्केट में जब वो परचेस करने जाएंगे तो वो देखेंगे कि इंडिया में स्मार्टफोन है ही नहीं बेटर, इंडिया के अंदर से बेटर कार नहीं है, इंडिया के अंदर बेटर रेफ्रिजरेटर फ्रिज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। सो अगर कंट्री का इनकम इंक्रीज होता है मोर देन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, देन कंट्री में इंपोर्ट इंक्रीज होगा, और जब कंट्री में इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारा करेंसी डेप्रिशिएट होगा। सो इफ इनकम ऑफ कंट्री इंक्रीज compared to production, then demand of imported goods increases and currency depreciate होता है। So these are the factor which will determine exchange rate। कुछ डाउट है तो आप पूछो। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोबारा समझा दीजिए। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है,
उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द ईयर कैसा है। जैसे म्यांमार को आप देखो, म्यांमार में 2013 तक मिलिट्री रूल कर रहा था। सर एक चीज है कि जैसा आपने अभी बोला कि पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान के $1 मिलियन अगर 1 मिलियन हम अगर होल्ड करके रखते हैं तो हमें उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर हम यूएस के 1 मिलियन अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो हमें उससे फायदा है। आपने ऐसा बोला, लेकिन सर जैसे कि अगर अगर जैसे यूएस की अगर उसका जैसा करेंसी बढ़ता है तो हमें फायदा कैसे, हमें तो उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा ना फिर उसका आगे होल्ड जो किया हमने। देखो अभी मेरे पास यूएस का $1 मिलियन है 2010 में। मैं 2020 में भी जाऊंगा तो भी यूएस जो है वो डिफॉल्ट नहीं हुआ होगा, इसका मुझे तो बेनिफिट ही होगा। अभी जैसे $1 2010 में 70 रुपीज है फॉर एग्जांपल, यूएस का इकोनॉमी ग्रो हो गया और 2020 में $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज हो गया। तो पहले मुझे जो मिल रहा था पर डॉलर 70 मिल रहा था, अब तो मुझे 100 मिलेगा। पाकिस्तान का इकोनॉमी से डाउन हो गया और पहले मुझे 1 इंडियन रुपी पे पाकिस्तान का 100 रुपीज मिल रहा था, अब उसका इकोनॉमी डाउन हो गया तो अब वो लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, जितना भी हमारा फॉरेन लोन था हम सबको खत्म कर देते हैं, हम किसी को अब कुछ भी रीपे नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो जब कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप ही नहीं करेगा तो आपको फायदा कैसे होगा। तो फिर आप कहोगे कि ठीक है चलो पाकिस्तान का मेरे पास 1 मिलियन करेंसी है, मैं पाकिस्तान से कुछ परचेज कर लेता हूं, लेकिन उसका इकोनॉमी कुछ ऐसा डेवलप ही नहीं कर रहा होगा कि आप परचेज कर पाओ। आपसे पाकिस्तान से कोई एसी परचेज करोगे तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, तो आपका वो पूरा का पूरा 1 मिलियन करेंसी डूब गया। समझे आप? जी सर, ओके। और कुछ डाउट किसी को? आगे मूव करते हैं। नाउ फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज का, शॉर्ट फॉर्म है। तो इंडिया के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म है? अप्रैल 16, 2021 को मैंने स्क्रीनशॉट लिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इंडिया के पास टोटल फॉरेन रिजर्व है, डेट इज यूएस अगर डॉलर में लो इंटरनेशनल कन्वेंशन में, तो 582,406 मिलियन है, यानी $582 बिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶, 1 बिलियन 10⁹, एंड 1 ट्रिलियन 10⁻²। तो इतना इंडिया के पास फॉरेन करेंसी है, फॉरेन रिजर्व है, डेट इज $582.4 बिलियन एज ऑन 16 अप्रैल 2021। इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट कंपोनेंट है फॉरेन करेंसी एसेट, तो उसके अंदर यूएस डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन है, स्विस फ्रांस है। यूएस डॉलर यूएस का, यूरो 19 यूरोपियन कंट्री, पाउंड स्टर्लिंग यूके ब्रिटेन का, येन जापान का एंड स्विस फ्रांस स्विट्जरलैंड का। ऑलमोस्ट 92% ऑफ हमारा फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन करेंसी एसेट में है। देन उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, आईएमएफ के अंदर होता है। जब आईएमएफ देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये कि एसडीआर क्या होता है। शॉर्ट में जितना इंडिया का एसडीआर होगा उतना इंडिया को वहां से ड्रॉइंग राइट मिलेगा, उतना मनी हम निकाल सकते हैं और उतना ही मनी हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये जब आईएमएफ देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आईएमएफ में इंडिया का रिजर्व पोजीशन क्या है। सो 92% हमारा फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन करेंसी एसेट में है, फिर गोल्ड में, फिर एसडीआर में एंड रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। नाउ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? तो ये टॉप 15 कंट्री है जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व है। एज ऑन दिसंबर 2020, जब भी किसी ग्राफ को देखना, किसी भी वैल्यू को देखना, आप डेट देखना कि वो डेट कब का है, क्योंकि इकोनॉमी सबसे ज्यादा फ्लूइड सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा चेंजेस अकर होता है। तो आप अगर ज्यादा पीछे का देखोगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस आ गया हो और उस चेंज को उसमें अकाउंट नहीं किया है। चाइना के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, डेट इज $3,356 बिलियन। अभी इंडिया का टोटल इकोनॉमी है
2710 बिलियन हमारा टोटल इकोनॉमी है, इंडिया का टोटल जीडीपी, और चाइना का टोटल फॉरेक्स एक्सचेंज है वो हमसे ज्यादा है, हमसे अराउंड 30% ज्यादा है। तो जस्ट अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अगर हमें चाइना को बीट करना है तो वी कैन नॉट बीट इन डिप्लोमेटिक थिंग, वी कैन नॉट बीट इन पॉलिटिकल थिंग, वी हैव टू बीट इन इकोनॉमिक थिंग। जब तक हम इकोनॉमिकली चाइना को वीक नहीं करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू कम्पीट विद चाइना। जापान है $1395 बिलियन, सेकेंड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। स्विट्जरलैंड 1083 बिलियन, रशिया 596 बिलियन फोर्थ, and India fifth, not far away from Russia, that is 586 billion forex reserve India के पास है। वर्ल्ड में फॉरेक्स रिजर्व कौन से करेंसी में सबसे ज्यादा है? तो वर्ल्ड का 59.02% फॉरेक्स रिजर्व यूएस डॉलर में है। अभी आप में से एक ने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों यूएस का करेंसी में होल्ड करूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा। बिकॉज यूएस एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, क्लास का जो टॉपर होगा लास्ट से 10 टेस्ट में उसके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे होंगे, तो मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट टेस्ट में उसके 95 आए, 96 आए, बट उसका कभी 0 नहीं आएगा। लेकिन जो फेल हो रहा है उसका मैं प्रेडिक्शन कर पाऊंगा कि से उसके मार्क्स आएंगे भी तो 40-45% मार्क्स आएंगे, उसके 90 कभी नहीं आएंगे। एक रफ प्रेडिक्शन तो हम कर ही सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग 100% ये करेक्ट भी होगा, बट रफ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देन वर्ल्ड में 21.24% यूरो है। देन वर्ल्ड में 2.25% चाइना का युआन रेमनीबी है। 4.69% डेट इज पाउंड है, एंड 6.03% जापानीज येन है। तो सबसे ज्यादा यूएस डॉलर, देन यूरो, देन जापानीज येन, देन उसके बाद पाउंड एंड चाइना का युआन रेमनीबी। तो ये वर्ल्ड के 5 लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व हैं करेंसी में। अब करेंसी डिप्रिशिएट होगा, उससे इफेक्ट क्या होगा? $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। अब हो गया $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो इसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। से इंडिया और सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल लेते हैं। सऊदी अरेबिया से हमने ऑयल लिया, तो उसे ऑयल 1 लीटर ऑयल हम परचेज करते हैं $1 का, 1 लीटर ऑफ ऑयल। सऊदी अरेबिया कहेगा कि आप मुझे मनी दो। तो अर्लियर मैं इसको 70 रुपीज दे रहा था, अब मुझे इसको 80 रुपीज देना पड़ेगा क्योंकि अब एक्सचेंज रेट 80 रुपीज हो गया। इंपोर्ट हमारा कॉस्टलियर हो जाता है, लेकिन फायदा ये होता है एक्सपोर्ट को हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, से मैं कार एक्सपोर्ट करता था और 1 कार इज इक्वल टू ऑफ $1। तो पहले मुझे मिलता था 70 रुपीज, बट अब मुझे मिलेगा 80 रुपीज। सो करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट बूस्ट होता है, बट इंपोर्ट कॉस्टलियर होता है। इंडिया एक इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री है, हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, तो हमें नुकसान होगा। अगर हम एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री होते हैं तो हमें बेनिफिट होता। दूसरा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इनको नुकसान होता है। इंडिया का करेंसी डिप्रिशिएट होगा तो जिसने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है उसको नुकसान होगा। इंडिया का इमेज नेगेटिव हो जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया का इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इकोनॉमिकली इंडिया स्टेबल नहीं है, हमें इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इंडिया का इमेज नेगेटिव हो जाएगा। जब हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, से सऊदी अरेबिया से ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया, तो हम उसका डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे, लाइक कोल को ज्यादा यूज करें या फिर सोलर एनर्जी को यूज करें, विंड एनर्जी को यूज करें। तो जब इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाता है
तो हम ट्राई करते हैं कि व्हाई नॉट डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन पे वर्क करें और डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो होता है। सो करेंसी डिप्रिसिएशन से इंपोर्ट महंगा हो जाता है, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, बट क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो इंडिया को नुकसान होगा। उसके बाद अभी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा था करंट अकाउंट क्या है, विजिबल प्लस इनविजिबल, कैपिटल अकाउंट क्या है, एसेट के साथ रिलेटेड है। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? सेम, अभी मेरा इंपोर्ट है $100 का, मेरा एक्सपोर्ट है $60 का, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ये होगा मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट, और अभी है $40 का करंट अकाउंट डेफिसिट। बट कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने सस्पेंड कर दिया, हमारा इंपोर्ट डिक्रीज हुआ। अब इंपोर्ट हमारा डिक्रीज होके 70 हो गया, एक्सपोर्ट हमारा डिक्रीज होके 40 हो गया, और जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब हो गया 30। तो करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज हुआ क्योंकि इंपोर्ट भी डिक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट भी डिक्रीज हुआ। इंडिया क्या करता है? रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है और फिनिश गुड को एक्सपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट हमारा डिक्रीज हुआ बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो गए। अगर आप न्यूज को फॉलो करते होंगे तो लास्ट अप्रैल में, अप्रैल 2020 में वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के डिफरेंट टाइप है, और एक टाइप है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटरीज, और उसका प्राइस नेगेटिव हो गया था। अब नेगेटिव का सेंस क्या है कि मैं अभी ऑयल परचेस करने जाता हूं और मैं मनी देता हूं और जो ऑयल कंपनी है मुझे ऑयल देगी, लेकिन जब नेगेटिव प्राइस हो गया तो वो मुझे ऑयल भी देगी और साथ में मनी भी प्रोवाइड करेगी। इसको लेके हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव हो जाता है उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। लास्ट अप्रैल 2020 में अगर हुआ था, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही पुराना वीडियो है बट करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। दूसरा है वीक एक्सटर्नल डिमांड। वर्ल्ड इकोनॉमी चल ही नहीं रहा है तो इंडियन प्रोडक्ट्स का डिमांड कैसे होगा? ट्रेड का टेंशन है, ट्रेड का डिफरेंस है, ट्रेड वॉर चल रहा है बिटवीन कंट्री के बीच में, चाइना और यूएस के बीच में, मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री के बीच में। स्लो डाउन इन सर्विस एक्सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है बट बाकी दूसरे सर्विस सेक्टर लाइक टूरिज्म, इन सब में स्लो डाउन है। टूरिज्म का इनफैक्ट लास्ट 2 सीजन कोरोना वायरस की वजह से कंप्लीट वॉश आउट हो गया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे। करंट अकाउंट डेफिसिट को हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो यहाँ पे अभी है 5% पर जीडीपी। तो जितना जीडीपी हमारा इंडिया का टोटल वेल्थ है, 5% हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। नाउ वर्ल्ड ट्रेड के अंदर अभी स्लो डाउन अकर हो रहा है। क्यों स्लो डाउन है? एक है स्लो डाउन इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं उनको लग रहा है कि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है तो हम गुड्स को परचेज करके क्या करें, हम मनी को इन्वेस्ट करके क्या करें, तो मनी को हम होल्ड करके रखते हैं। कंट्रीज कैपिटल गुड में स्पेंडिंग कम कर रही है। अब कैपिटल गुड जैसे कि सपोज करो मेरा कोई ऑफिस है, ऑफिस के लिए मुझे कार परचेज करना है, ऑफिस के लिए मशीन परचेज करना है, ऑफिस के लिए एसी परचेज करना है, कंप्यूटर परचेज करना है, बट अभी ऑफिस में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है तो मैं क्यों करूंगा? एक काम करते हैं, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होगा तब करेंगे। हाई अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल वैल्यू चेन। अभी आपने न्यूज देखा होगा, अभी से 10 दिन पहले इंडिया में कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके सीईओ हैं अदर पूनावाला, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया था। उन्होंने एक लेटर लिखा था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कि वैक्सीन बनाने के लिए जो की स्टार्टिंग मटेरियल होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, तो यूएस इसको रिलीज करे। तो पहले यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई कर दिया कि नहीं हम इसको रिलीज नहीं करेंगे बिकॉज अमेरिका में जो वैक्सीन के लिए मटेरियल है दैट इज फॉर अमेरिकन फर्स्ट। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यूएस के प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में टॉक हुआ और बाद में फिर यूएस अग्री हो गया कि ओके हम इसको रिलीज करेंगे। तो अभी ग्लोबल वैल्यू चेन में भी डिसरप्शन है।
कंट्री सोच रही है कि नहीं हम अगर ये दूसरे कंट्री को सारे के सारे रिसोर्सेज दे देंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। उसके बाद रिपरकशन ऑफ ट्रेड टेंशन इन टेक्नोलॉजी। अब ट्रेड टेंशन क्या है, जैसे हर कंट्री चाहती है ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करें, मिनिमम से मिनिमम इंपोर्ट करें, तो इसकी वजह से जो है वो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट इमर्ज होता है। वी हैव रिड्यूस डिमांड ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 के वजह से लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुआ है और हमारा ओवरऑल डिमांड रिड्यूस हो गया है। वर्ल्ड ट्रेड को समझते हैं, कौन से कंट्री के कौन से प्रोडक्ट में इंडिया का फेवरेबल कंडीशन है। तो एक है ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल। इसमें हमको ये देखना है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। तो हम इसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं $12.4 बिलियन एंड इंपोर्ट कर रहे हैं 1.7, तो 10.7 का सरप्लस है। तो दिस आर द 10 आइटम जहां पे सरप्लस ट्रेड है, हमें बेनिफिट हो रहा है। मरीन प्रोडक्ट्स, गोल्ड ज्वेलरी, आरएमजी कॉटन, कॉटन फैब्रिक, आयरन एंड स्टील, आयरन ओर, राइस बासमती, अदर राइस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमें बेनिफिट हो रहा है, फेवरेबल ट्रेड हो रहा है। कौन से जगह पे अनफेवरेबल ट्रेड हो रहा है, सॉरी कौन से कमोडिटी में एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। क्रूड पेट्रोलियम इंडिया में तो होता नहीं है, तो एक्सपोर्ट 0 है बट इंपोर्ट 31.2 है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है। सिमिलरली गोल्ड में, गोल्ड ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट करते हैं बट रॉ गोल्ड इंडिया में हम लेके आते हैं। कोल, कोक, ब्रिटिक, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेजिटेबल ऑयल, कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक रॉ मटेरियल, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड अनफेवरेबल है। कंट्रीज के साथ, कौन से कंट्री के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, विच मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम है। यूएस में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $31.3 बिलियन का, बट वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं जस्ट $16.3 बिलियन का, तो $15 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। यूएस के साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस है, तो यूएस, देन बांग्लादेश, देन नेपाल, नीदरलैंड, श्रीलंका, टर्की, इनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। नाउ चाइना को देखो, यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट है। चाइना में एक्सपोर्ट कर रहे हैं $13.6 बिलियन का, इंपोर्ट कर रहे हैं $38.8 बिलियन का, $25.2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड अनफेवरेबल है, चाइना को फायदा हो रहा है। यूएस के साथ हमारा ट्रेड बेनिफिट है, क्योंकि यूएस को इससे बेनिफिट हो रहा है, सॉरी इंडिया को इससे बेनिफिट हो रहा है। नाउ हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो कौन से कमोडिटी को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज ऑफ इंडिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 8.8% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रग 7.1%, पर्ल, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन 5.5, आयरन एंड स्टील 4.4। इनर जो सर्कल है वो लास्ट ईयर का कंपैरिजन है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट 2.9, ऑर्गेनिक केमिकल 2.8, मरीन प्रोडक्ट्स 2.3, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस ज्वेलरी 2.3, आरएमजी कॉटन 2.2, प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील 2.2। तो ये टॉप 10 इंडिया के एक्सपोर्ट हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। ब्लू कलर का ग्राफ है, डेट इज फॉर दिस ईयर अप्रैल नवंबर 2020, एंड पिंक कलर का ग्राफ है फॉर लास्ट ईयर। सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, देन चाइना, देन यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी, यूके, डेट इज ब्रिटेन, मलेशिया, नीदरलैंड,
पहले नेपाल इंडिया का टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था, अब वो चेंज हो गया, 11th पे आ गया। नाउ इंपोर्ट हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड पेट्रोलियम को 14.3%, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6%, गोल्ड 5.6, टेलीकॉम इंडस्ट्री 4.5, कोल 4.4, पर्ल 4.3, इलेक्ट्रॉनिक 4, 2.9 ऑर्गेनिक केमिकल, 3.1 वेजिटेबल ऑयल, 3.0 कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये टॉप 10 इंडिया के इंपोर्ट हैं जो हम परचेज कर रहे हैं। इंपोर्ट का सोर्स क्या है, कहां से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, देन यूएस, देन यूएई, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इराक, इंडोनेशिया, कोरिया, कोरिया आरपी मीन्स साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। तो ये हमारे टॉप 10 इंपोर्ट के सोर्स हैं। नाउ इंडिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दोनों को ऐड कर दिया। सो यूएस मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर 11.3, चाइना 10.9, यूएई 7.3, सऊदी अरेबिया 4.1, हांगकांग 3.7, टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। देन उसके बाद इराक, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड। नाउ इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ के बीच में क्या रिलेशन है? सो इस बार जब डब्ल्यूटीओ का मीटिंग हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा कि अभी डब्ल्यूटीओ कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड में प्रोटेक्शनिज्म इंक्रीज हो रहा है। जैसे कंट्री क्या कर रही है, अपना एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर रही है और अपने इंपोर्ट को वो मिनिमाइज कर रही है। तो ऐसा प्रोटेक्शनिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, अपीलेट ट्रिब्यूनल वहां पे जो है वो प्रॉपर वे में डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाता। अपीलेट ट्रिब्यूनल जैसे कि इंडिया को चाइना से कुछ कंसर्न है, इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन किया, क्या डब्ल्यूटीओ इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है या इसको एड्रेस नहीं कर रहा है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अकर हो रहा है वहां पे। डब्ल्यूटीओ क्या है? मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन अभी है कि डब्ल्यूटीओ क्योंकि फेल हो रहा है तो बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो रहे हैं। जैसे आरसीईपी था, इंडिया एशियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, ये 21 कंट्री के बीच में है। ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये वर्क हो रहा है बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। तो डब्ल्यूटीओ ऐसे वर्ल्ड लेवल पे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रहा है तो बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, तो ये डब्ल्यूटीओ का शॉर्टकमिंग है। इंडिया ने सजेस्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड को प्रॉपर वे में स्ट्रीमलाइन करना चाहिए जिससे वर्ल्ड ट्रेड से सबको फायदा हो, रिच कंट्री को भी बेनिफिट हो, पुअर कंट्रीज को भी बेनिफिट हो। तो इंडिया ने कहा कि हमें मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, उसके कोर वैल्यू को प्रिजर्व करना चाहिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, एंड पुअर कंट्री के डेवलपमेंट कंसर्न को सेफगार्ड करना चाहिए, और वर्ल्ड ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी अकर होना चाहिए। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। नाउ जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है तो ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल को समझना। डब्ल्यूटीओ है क्या? तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था एस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट। 1995 में इसका नाम चेंज होके डब्ल्यूटीओ हो गया और अभी इसके 164 मेंबर हैं। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट को निगोशिएट करता है, वर्ल्ड ट्रेड को लिबरलाइज करता है, फ्री करता है, मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट है उसको सेटल करता है, वर्ल्ड ट्रेड के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 1 जनवरी 1995 से गेट से डब्ल्यूटीओ में ट्रांजिशन अकर होता है। इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है।
सो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं और फिर उसके बाद फिर से रिज्यूम करते हैं. ओके ओके, तो हम रिज्यूम करते हैं. सारे लोग आ गए? यस सर. ओके, हाफ एन आवर का और बाकी है. अब इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बॉक्स होता है. बॉक्स के अंदर किसी सेक्टर को एनालिसिस करते हैं, किसी टर्म को एनालिसिस करते हैं. तो बॉक्स 1 इसमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ऐसा टारगेट था, सॉरी ऐसा टाइटल था, इंडिया एज ए फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. इंडियन फार्मा मार्केट का साइज कितना है? तो पूरे वर्ल्ड में जितना मेडिसिन हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जितना ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. इटली, चाइना फर्स्ट, इटली सेकंड, इंडिया इज 3rd. बट वैल्यू के टर्म्स में देखें तो इंडिया 14th लार्जेस्ट है वैल्यू मनी के टर्म में. तो इससे कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि इंडिया चीप ड्रग मैन्युफैक्चर करता है और सस्ते ड्रग मैन्युफैक्चर करता है, जिससे एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका उसको मिलता है. लास्ट 10 ईयर में ओके प्लीज आप रेफर कर, निकल जाओ आप निखिल. ओके, टेक केयर. वर्ल्ड के फार्मा एक्सपोर्ट में इंडिया का 1.4% इंडिया का शेयर था, बट अब वो इंक्रीज होके 2.6% हो गया है 2019 में. इंडिया का 11th पोजीशन है वर्ल्ड फार्मा एक्सपोर्ट में. टॉप 3 पोजीशन जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएस ऑक्यूपाई कर रहा है. एक सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट मेरे को ये लगा कि पूरे वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल मार्केट का साइज ये $1.5 ट्रिलियन बाय 2023 हो जाएगा, बट अभी इंडिया का फार्मा मार्केट जस्ट 41 बिलियन का है. यानी पूरे वर्ल्ड का जितना फार्मास्यूटिकल मार्केट है, साइज है, तो इंडिया जस्ट उसका 3% है अप्रोक्सीमेटली, इवन 3% से भी कम है. तो हम बहुत कम शेयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको हमें इंक्रीज करना है. एक है रिवेल्ड कंपैरेटिव एडवांटेज, तो उसमें इंडिया का 12th पोजीशन है वर्ल्ड के टॉप 15 फार्मा एक्सपोर्टर में. तो हमें इस तरीके से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को डेवलप करना चाहिए ताकि डोमेस्टिक नीड को भी सेटिस्फाई करें और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएं. एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ट्रेड स्पेशलाइजेशन कोएफिशिएंट. ये एक्सपोर्ट में यूज होता है और इसका वैल्यू होता है फ्रॉम -1 to 1 के बीच में इसका वैल्यू होता है. -1, 0 और 1 के बीच में वैल्यू हुआ. अगर ट्रेड स्पेशलाइजेशन कोएफिशिएंट 1 है तो यानी हम ट्रेड में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. अगर इसका कोएफिशिएंट -1 है तो हम वर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और 0 है तो नाइदर गुड नाइदर बैड परफॉर्म कर रहे हैं. तो इंडिया का TSC वैल्यू 1 है, इट इज क्लोजर टू 1, जो इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर है, कंपिटिटिवनेस है इन एक्सपोर्ट में, फार्मा एक्सपोर्ट में. तो फार्मा एक्सपोर्ट में जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्मा के अंदर जो प्राइस हम रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, वो ज्यादा एक्सपोर्ट कंपिटिटिव है, बिकॉज हमारा ट्रेड स्पेशलाइजेशन कोएफिशिएंट 1 के पास में है. तो 1 दैट इज गुड, -1 दैट इज वर्स. इंडिया को एडवांटेज क्या है फार्मेसी इंडस्ट्री में? तो हमारे पास सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल का बेस है, स्किल्ड वर्कफोर्स है. आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर MBA इंडिया में सबसे ज्यादा कोई अभी प्रोफेशनल कोर्स में इनरोल हो रहा है तो डेट इज फार्मेसी में हो रहा है. तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, उसमें इनरोल हो रहा है. इंडिया में लो कॉस्ट क्लिनिकल ट्रायल अकर होता है. क्लिनिकल ट्रायल जैसे कि कोई भी मेडिसिन बना तो वो हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका एफिशिएंसी क्या है, इसका इफेक्टिवनेस क्या है. तो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन इसके उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, प्लस इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन भी अवेलेबल है. पॉपुलेशन डिफरेंट ज्योग्राफी, डिफरेंट रेस का अवेलेबल है, तो हम उनके ऊपर ये टेस्ट कर सकते हैं. तो डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफी है. US FDA का डेटा है, US का ड्रग रेगुलेटर है,
उसने कहा कि लास्ट 1 ईयर में जितने भी न्यू ड्रग एप्लीकेशन उसको मिले उसमें 45% इंडियन फार्मा कंपनीज का था। तो वो बता रहा है कि स्टीडी ग्रोथ हो रहा है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का। शॉर्टकमिंग क्या है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का? जब हम मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन बनाने के लिए 2 हम इनपुट लेते हैं। एक है इनपुट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और दूसरा इनपुट है केएसएम, दैट इज अ की स्टार्टिंग मटेरियल, और ये दोनों हम चाइना से सोर्स करते हैं। तो हमारा चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। अगर चाइना रेस्ट्रिक्शन लगा देगा या कोई कंडीशन इम्पोज करता है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस रॉ मटेरियल को सोर्स करना। दूसरा, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मेजरली यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर यूएस हमारे किसी ड्रग को रिजेक्ट कर देता है तो हमारे पास दूसरा मार्केट नहीं है, और दूसरा मार्केट है भी तो कम शेयर है, और फिर हम जेनरिक ड्रग पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अब ये जेनरिक ड्रग क्या होता है? से कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उसने कोई ड्रग बनाया। उसने क्योंकि 10 साल रिसर्च किया था, इस पे $5 मिलियन स्पेंड किया था, तो इस ड्रग का प्राइस इसने रखा $10 पर डोज। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 700 रुपीज पर डोज हो जाएगा। नाउ इंडिया क्या करेगा? इसका जेनरिक वर्जन बनाएगा, लोकल वर्जन बनाएगा, और वो उसको मार्केट में सेल करेगा 10 रुपीज पर डोज। तो इसको हम कहते हैं जेनरिक वर्जन। तो जेनरिक वर्जन इज नथिंग बट कॉपी कैट है। तो हम खुद R&D करें, और R&D करने के बाद खुद बेटर मेडिसिन बनाएं, नोवल मेडिसिन बनाएं, नए मेडिसिन बनाएं, तो हम जेनरिक मेडिसिन ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो बहुत टाइम पे इंडिया के ऊपर एक्विजिशन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। कहा जाता है कि कोई ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी है, ड्रग बना रही है, डिस्कवर कर रही है, और इंडिया उसका लो कॉस्ट जेनरिक वर्जन बना रहा है। स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं? तो एक है कि हमें अपने मार्केट को एक्सपांड करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो अभी हम जेनरिक ड्रग बनाते थे, तो हमें बायोसिमिलर में, जीन थेरेपी में एंड स्पेशलिटी ड्रग बनाना पड़ेगा। बायोसिमिलर क्या होता है कि जैसे कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने ड्रग बनाया और उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद हम वैसा ही एक सिमिलर सा ड्रग बनाते हैं जिसको बायोसिमिलर कहते हैं। जेनरिक ड्रग क्या होता है कि अभी तक उसका पेटेंट एक्टिव है। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने ये ड्रग को डिस्कवर किया है, ये मेरा फॉर्मूला है, तो इसका कमर्शियल यूज मैं ही कर सकता हूँ। तो जेनरिक ड्रग बिफोर पेटेंट एक्सपायरी, ड्यूरिंग पेटेंट के टाइम पे होता है, और जब पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तब वहां पे आएगा बायोसिमिलर। बायोसिमिलर जीन थेरेपी, जीन को करेक्ट करने के लिए, जीन को एडिट करने के लिए, स्पेशलिटी ड्रग जैसे कोई स्पेसिफिक डिसीज है, एंटी कैंसर है, कोई भी मतलब स्पेशलिटी ड्रग है उसके लिए। उसके बाद जो ट्रेडिशनली अनपेनिट्रेटेड मार्केट है, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, वहाँ पे भी हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहिए। तो डेट इज जापान में, चाइना, अफ्रीका, इंडोनेशिया, रशिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ब्राजील, लैटिन अमेरिका। तो अभी तक हमारा एक्सेसिव डिपेंडेंस यूएस पे था, जेनरिक ड्रग पे था, तो इसको हमें ब्रॉड बेस करना चाहिए। इंडिया में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, सो दैट परमिशन बहुत जल्दी मिल जाए ड्रग को, और जितने भी उसके लूप होल्स हैं उसको हम तुरंत फोरकास्ट कर लें। नाइपर इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसको अपग्रेड करें, उसके कैपेसिटी को बिल्ड करें, ग्रेटर R&D एक्सपेंडिचर करें, सो दैट हम जेनरिक ड्रग से मूव करके, जेनरिक दैट इज ए कॉपी कैट वर्जन, वहां से मूव करके नोवल केमिकल एंटिटी न्यू ड्रग को मैन्युफैक्चर कर पाए। उसके बाद इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसका मतलब है जितना ज्यादा कंट्रीज प्रोड्यूस करेगी, जितना ज्यादा कंपनीज गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, उतना ही उसको सब्सिडी मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो फार्मास्यूटिकल ड्रग को भी उसके अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है। फिर
बॉक्स 4 है इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट। अभी तक कुछ डाउट है तो आप पूछो, फिर एक्सटर्नल डेप्ट को हम देखते हैं। हेलो सर, यस चेतना। ये बायोसिमिलर जेनरिक में से डिफरेंस? बायोसिमिलर और जेनरिक में डिफरेंस ऐसा पूछ रहे हो? यस सर। देखो, कोई ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी है, इसने एक ड्रग बनाया और ड्रग बनाने के बाद इसने पेटेंट फाइल किया। तो पेटेंट का मतलब होता है क्योंकि ड्रग को इसने डिस्कवर किया है तो कमर्शियल यूज यही कर सकता है। जब तक पेटेंट से होता है 20 साल के लिए, तो ये है 2040 के लिए। तो तब तक अगर इंडिया इसके ड्रग को बनाता है तो उसको हम जेनरिक ड्रग कहते हैं। तो जेनरिक ड्रग मतलब उसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जो पेटेंटेड ड्रग है। लेकिन जब इसका पेटेंट एक्सपायर हो गया और फिर जब हम इसको बनाते हैं तो इसको हम बायो सिमिलर कहते हैं। ठीक है, पेटेंट के बाद ही होता है? हाँ, पेटेंट के बाद होता है बायोसिमिलर। जेनरिक ड्रग्स भी पेटेंट के बाद ही बना सकते हैं? नहीं, ड्यूरिंग पेटेंट बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये कंपनी जो ड्रग को सेल कर रहा है वो बहुत महंगा सेल कर रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसका लोकल वर्जन बना देते हैं। WTO का एक प्रोविजन है, उसको कंपलसरी लाइसेंसिंग कहते हैं, तो उसके अंदर हम बना सकते हैं, IPR का वोलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और डाउट किसी को? यस सर, जेनरिक दवाइयाँ तो गवर्नमेंट ही बोलती है ना कंपनी को बनाने की? हाँ, गवर्नमेंट ही बोलती है। ओके, तो आगे मूव करते हैं। अब बॉक्स 4 को देखते हैं। तो उसके अंदर इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट था, तो इसके अंदर एक टर्म यूज हुआ है लेफर कर्व। तो लेफर कर्व रिलेशन है फॉरेन डेप्ट कितना है हमारे ऊपर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, GDP ग्रोथ क्या हो रहा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन डेप्ट एंड GDP ग्रोथ। ज्यादा हम डेप्ट लेंगे, डेप्ट मतलब उधार होता है, तो जैसे इंडिविजुअल ज्यादा डेप्ट लेगा तो उसको प्रॉब्लम होता है, वैसे ही कंट्री अगर ज्यादा डेप्ट लेती है तो उसको भी नुकसान होगा। लेकिन डेप्ट ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे कि अभी आपने 12th पास किया और आपके पास मनी नहीं है कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाओ, से इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाओ। आपने एजुकेशन लोन लिया और उसके बाद अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। 12th के बेसिस पे आपको 10,000 का जॉब मिल रहा था, इंजीनियरिंग करने के बाद आपको 50,000 का जॉब मिल रहा था। तो यहाँ पे जब आपने एजुकेशन लोन लिया, इंजीनियरिंग किया, तो आपको बेनिफिट हुआ। तो फॉरेन डेप्ट का पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, बट अप टू सम लेवल, अप टू सम थ्रेशोल्ड लेवल, और बियॉन्ड दैट थ्रेशोल्ड लेवल वो नुकसान होता है। कंट्री जितनी पावरफुल होती है, जितना ज्यादा उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उतना ज्यादा ही डेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कंट्रीज विद गुड पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इनका हायर थ्रेशोल्ड होता है, जैसे 60% ऑफ GDP लोन ले सकते हैं। कंट्री विथ बैड पुअर पॉलिसीज और वीक इंस्टीट्यूशन, इसका लोअर थ्रेशोल्ड है, जैसे वो 30% ही लोन ले सकती है। उसके बाद एक टर्म होता है डेप्ट ओवरहैंग। डेप्ट ओवरहैंग क्या कहता है कि जितना आपका कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप लोन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा हूँ और मैं 50 करोड़ का लोन ले रहा हूँ और उसका EMI हर मंथ आता है 10 लाख रुपीज, मैं कैसे रीपे कर पाऊंगा? तो जितना हमारा रीपेमेंट एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोन नहीं ले रहे हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट। इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट का कंपोनेंट, सो बाई सितंबर 2020 इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेप्ट है 556.2। इसके अंदर $207 बिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर किसी प्राइवेट कंपनी ने लोन लिया है किसी फॉरेन कंपनी से। NRI डिपॉजिट है $173 बिलियन। टैक्स क्रेडिट है, ट्रेड क्रेडिट है 99.4 बिलियन। अब ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जैसे कि मैं अभी टीवी बना रहा हूँ और वो टीवी मुझे US में एक्सपोर्ट करना है, तो US में मैं एक्सपोर्ट करूंगा टीवी बाय दिसंबर 2021। तो मैं अपने
कस्टमर को कहूंगा कि आप पहले कुछ एडवांस दे दोगे तो मैं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाऊंगा। तो ट्रेड क्रेडिट इज एडवांस गिवन सो दैट फ्यूचर में वो एक्सपोर्टेबल गुड्स हम प्रोड्यूस करें। तो 556.2 बिलियन एक्सटर्नल डेप्ट है, जिसमें से लार्जेस्ट है ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, देन सेकंड है NRI डिपॉजिट एंड थर्ड है टैक्स ट्रेड क्रेडिट। ये 3 है। ECB के ड्राइवर क्या हैं? तो 2 इसके ड्राइवर हैं, एक पुश फैक्टर है और दूसरा पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर है कि डोमेस्टिक रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वहां पे इकोनॉमी डेवलप कैसे हो रहा है, फ्यूचर क्या चांसेस है ग्रोथ के, एक्सचेंज रेट कैसा है, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन वहां पे क्या है, इंटरेस्ट रेट जो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्या है वहां पे, डिग्री ऑफ ओपननेस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वहां पे कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ गई, कुछ भी कभी भी चेंज कर दिया। ग्लोबल पुल फैक्टर क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे कंट्री में क्या है, ग्लोबल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन क्या अकर हो रहा है। तो ECB के 2 ड्राइवर होते हैं, कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर है एंड पुल फैक्टर है, ग्लोबल फैक्टर है। अब एक्सटर्नल डेब्ट टू GDP का रेशियो हम देखते हैं। सो ये ऑप्टिमल रेंज है, 35 से 40% के बीच में एक्सटर्नल डेब्ट टू GDP का रेशियो होना चाहिए। सो इंडिया का ऑप्टिमल जोन में नहीं लाई कर रहा है, ये ऑप्टिमल जोन से नीचे लाई कर रहा है। चाइना का जो है वो और नीचे लाई कर रहा है, लेकिन इंडिया चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकता है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली 25% हमारा डेब्ट टू GDP रेशियो है। हम इसको चाहें तो इंक्रीज करके अप टू 40% तक लेके जा सकते हैं। ज्यादा हम दूसरे कंट्री से मनी लेंगे, डेब्ट लेंगे, इंडिया में उसको इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया का डेवलपमेंट होगा। सिर्फ 2 कंट्री का, मैक्सिको और इंडोनेशिया का ऑप्टिमल जोन में है। चाइना का नीचे इसलिए है क्योंकि चाइना को अब मनी का उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसके पास ऑलरेडी सरप्लस मनी है। तो डेब्ट इज नॉट ऑलवेज बैड, हमें उसको इंक्रीज करना चाहिए। दूसरा है एक्सटर्नल डेब्ट टू एक्सपोर्ट का रेशियो। सो इंडिया का जितना एक्सपोर्ट होता है उसके कंपेयर में आप देखो तो ऑलमोस्ट 160% हमारा डेब्ट है। तो ये हमारा ऑप्टिमल रेंज में है। नाउ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया? तो एक है ट्रेड फैसिलिटेशन। ट्रेड फैसिलिटेशन मींस इंडिया के पोर्ट पे कोई गुड्स आ रहा है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन कम होना चाहिए, वहां पे टैक्स हमें कम लेना है, टैक्स मींस ड्यूटीज कम लेना है, वहां पे वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। तो इंडिया ने WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन किया था 22 Feb 2017 को, और इसके अंदर नेशनल कमिटी ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन हमने कॉन्स्टिट्यूट किया। कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन होंगे। नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान हमने बनाया था 2017 to 2020। अभी हम नया प्लान बना रहे हैं 2020 से 2023 के बीच में। फिर उसके बाद है रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, RODTEP। इसको हमने लेके आए थे 1 जनवरी 2021 को। अब इसका पर्पस क्या है? जैसे से अभी सिविल IAS हमारा इंस्टीट्यूट है, मैंने सिविल IAS के लिए कोई AC परचेज किया, AC परचेज किया 40,000 में, तो जिसपे मुझे 10,000 का GST पे करना पड़ा। ओके, तो 40,000 के AC पे 10,000 का मुझे GST पे करना पड़ा। से कोई स्टूडेंट मुझे फीस देता है तो उस पे भी मुझे, से 50,000 वो मुझे फीस दे रहा है तो उस पे भी मुझे GST पे करना पड़ा, से 20,000 मुझे GST पे करना पड़ा। तो ऑलरेडी मैंने 10,000 तो यहाँ पे पे कर दिया है, तो मुझे अब 20K माइनस 10K ही पे करना पड़ेगा, यानी 10,000 एडिशनल ही पे करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट। तो डोमेस्टिक
कोई भी चीजों को आप परचेज करते हो उसके लिए आपको जीएसटी देना पड़ता है और उसका टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बट ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से लेती है तो वो मनी उनको रिफंड हो जाएगा। तो ये है रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करता है। देन प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो कंपनी जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगी उतना ही ज्यादा उसको इंसेंटिव मिलेगा, और ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके लिए गवर्नमेंट ने टोटल 1.46 लाख करोड़ को मनी एलोकेट किया है। टोटल इसके अंदर 10 सेक्टर हैं। एक है एडवांस केमिकल सेल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल ड्रग, टेलीकॉम। शैली, कुछ डाउट है आपको? डाउट नहीं है तो प्लीज आप ऑडियो को म्यूट कर देना। टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, व्हाइट गुड, एसी एलईडी, स्पेशलिटी स्टील। ये 10 सेक्टर को बजट में ये स्कीम अनाउंस हुआ था। फिर और भी 3 को हमने यहाँ पे रखा है। एक है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडिएटरीज एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस। तो टोटल 13 सेक्टर को हम पीएलआई स्कीम के अंदर लेके आए हैं। जितना ज्यादा उनका प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा उनको इंसेंटिव मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमारे एक्सपोर्ट को कंपेटिटिव बनाना है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग करना है, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्रिएट करना है, मास मैन्युफैक्चरिंग, बैकवर्ड लिंकेज विद एमएसएमई करना है। बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होता है? से मैं अभी कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे रबर चाहिए टायर बनाने के लिए, लेदर चाहिए सीट बनाने के लिए, ग्लास चाहिए विंडशील्ड बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी ऑक्सिलरी कंपनीज मुझे सप्लाई करती है और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। ये इट विल ऑल्सो इंसेंटिवाइज ग्लोबल कैपिटल रिच कंपनी टू सेट अप कैपेसिटी इन इंडिया, बिकॉज उससे उनको बेनिफिट होगा। प्रोडक्शन लिंक स्कीम से फायदा क्या होगा? इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगा, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हम लेके आएंगे, इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा हम कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्लस गवर्नमेंट को टैक्सेशन भी ज्यादा मिलेगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं।